नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प की पुष्टि की। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। संसद में विपक्षी सदस्यों के बिहार में मतदाता सूची में पुनरीक्षण कार्यक्रम और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामे के कारण गतिरोध जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अचानक आई बाढ़ के बाद आज तीसरे दिन राहत और बचाव कार्य में तेजी। मौसम विभाग का आज पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुग्ध, दाल और जूट के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष देश में अब तक का सबसे अधिक अन्न उत्पादन हुआ। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने जैव खुशहाली का मंत्र दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन कहते थे कि बायोडायवर्सिटी की ताकत से हम स्थानीय लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोकल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से लोगों के लिए आजीविका के नए साधन बना सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि को बजट को 5 गुना करने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, अनेक उपाय किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना आज जारी कर दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 9 सितंबर को होगा। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया है। यह 17वां उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अधिसूचना के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार इस महीने की 21 तारीख तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 25 तारीख होगी। मतगणना 9 सितंबर को होगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। संसद में विपक्षी सदस्यों के बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही में बाधा आई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मणिपुर वस्त्र और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य मणिपुर वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में और संशोधन करना है। उन्होंने मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2025 को तत्काल लागू करने के कारणों को बताते हुए विस्तृत वक्तव्य भी प्रस्तुत किया। Madam, with your permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation
by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Ordinance 2025, number 1 of the 2025. पीठासीन अधिकारी संध्या रे ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसा ही दृश्य था। उप सभापति हरिवंश ने कहा कि राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार बाधा से 51 से अधिक घंटे बर्बाद हो गए हैं। तो हमारे पास 180 स्पेशल मेंशंस रेज करने का मौका था, लेकिन लगातार व्यवधान के कारण हम केवल 13 स्टार्ट क्वेश्चंस, 5 जीरो आवर एट सबमिशंस और 17 स्पेशल मेंशंस ही ले पाए। व्यवधान के कारण इस सत्र में तक 51 घंटे 30 मिनट हम गंवा चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है। आप हाउस में ऑर्डर बनाए रखें, मैं आपको बोलने का मौका दूं। दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम बखूबी किया है। श्री झा ने बताया कि आयोग ने आपत्तियां भी मांगी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने आयोग से संपर्क नहीं किया है। 93% लोगों ने अप्लाई कर दिया, 7% लोग जो नहीं किए उसका भी डिटेल इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक कहा कि भाई अगर ऑब्जेक्शन है 1 महीने का समय है, आप आकर के कागज दिखाइए, उसको ठीक किया जाएगा अगर सही होगा तो। बिहार में जो विपक्ष के नेता है दिखाए कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कागज दिखा दिया कि आपका नाम है, पता चला कि वो दूसरा एपिक दिखा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतर जिला स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनकी पसंद के 3 जिलों में से किसी एक में स्थानांतरण की सुविधा देने की घोषणा की है। शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। श्री कुमार ने आज सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों का तबादला करने का अधिकार होगा। केरल में राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 51 डॉक्टरों को सरकारी सेवा से निष्कासित कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती वीणा जॉर्ज ने बताया कि कुछ डॉक्टर पहले अवकाश पर थे और बाद में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए, जबकि कुछ डॉक्टरों ने विदेशों में अन्य संस्थानों में सेवाएं देना शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय 750 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के सिलसिले में रांची, कोलकाता और मुंबई में 8 ठिकानों पर छापे मार रहा है। छापेमारी के दूसरे दौर में शिव कुमार देवड़ा और उनके समूह के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। रांची में प्रवर्तन निदेशालय पीपी कंपाउंड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में एक आवासीय फ्लैट सहित 6 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्षों वाले उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी। शीर्ष न्यायालय की पीठ ने कहा कि उनकी याचिका विचारणीय नहीं है। तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा 14 मार्च को दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास पर जली हुई नकदें मिलने के बाद जांच के दायरे में आ गए थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वाहन के नाले में गिर जाने से 3 जवानों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। यह हादसा कंडवा इलाके में उस समय हुआ जब जवान बसंतगढ़ से एक अभियान से लौट रहे थे। ये वाहन बल की 187वीं बटालियन का है। वाहन में 23 जवान थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने और भूस्खलन के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य तीसरे दिन भी जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नागरिक प्रशासन के कुल 518 कर्मी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आज सुबह से मौसम साफ बने रहने के चलते हेलीकॉप्टर की सहायता से बचाव अभियान में तेजी आई है। एनडीआरएफ के कमांडर गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली से निकालकर मातली हेलीपैड लाया जा रहा है।
एनडीआरएफ के हमारे लगभग अभी 50 जवान वहाँ पे पहुंच चुके हैं धराली में। सबसे जरूरी जो कल था कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए हमारा जो सैटेलाइट फोन से वीडी है वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू अभियान के लिए चिनूक, MH-17, ALH और चीता जैसे हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण उकाडा के 6 हेलीकॉप्टर मौके पर हैं। गंगोत्री क्षेत्र से करीब 400 लोगों को हर्षिल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। इस हादसे में 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना के 1 JC और 8 जवान भी लापता हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रामपुर उपमंडल की दरशाल पंचायत में देर रात बादल फटने से तकलेश बाजार के बीचों बीच बह रहे नाले में भारी बाढ़ आ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के घरों को एहतियातन खाली करवा लिया है। उधर जनजातीय जिला किन्नौर में रिब्बा नाले में बाढ़ आ जाने से पूह से काजा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध है। सीमा सड़क संगठन मार्ग बहाली के कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 493 सड़कें आवाजाही के लिए बाधित हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस महीने की 12 तारीख तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, बिहार और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश में कल अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। देश आज भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को संरक्षित करने के लिए 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की भावना को आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये अभियान में मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रतिकार के रूप में स्वदेशी उद्योगों, विशेष रूप से हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। इन पुरस्कारों का उद्देश्य इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले बुनकरों, कर्मियों और उत्पादक कंपनियों के प्रयासों को सम्मान प्रदान करना है। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों की मांग है और भारतीय हथकरघा उद्योग इस आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अब रेमी फाइबर भी भारत में उपजाना शुरू किया है और लीलन भी अब भारत में उपजाना शुरू कर दिया है। कॉटन तो होता ही है। हम चाहते हैं कि हैंडलूम में अब टेक्नोलॉजी साथ करे। बिहार में कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में पटना में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक कर्नल राहुल शर्मा ने कहा कि हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जहां बुनकरों और कारीगरों को उनके उत्पादों के बेहतर मूल्य मिल सकें। आर्टिजन है, उनकी कला है, दुनिया जानती है, मगर बस एक सिस्टम बीच में सेट हो जिससे कि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आर्टिजन ये चीजें बना रहे हैं वो अपनी सेल कर पाए। तो वो एक बीच की कड़ी है जिसको अगर हम ज्यादा मजबूत करें तो उससे उनको फायदा होगा। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिन स्वे का आज सुबह नेपिडॉ में निधन हो गया। श्री स्वे पार्किंसन और मस्तिष्क संबंधी अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। उनके स्थान पर वरिष्ठ जनरल मेन आंग हलेंग कामकाज देख रहे थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान 2025 के अंतर्गत लेह लद्दाख में चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 3000 हस्त निर्मित राखियां तैयार कर भेजी हैं। ये एकता और राष्ट्रीय गौरव की प्रबल भावना को दर्शाता है। सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतियोगिता मेरा युवा भारत पहल के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और नागरिक माय भारत पोर्टल में क्विज में भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प की पुष्टि की। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू। संसद में विपक्षी सदस्यों के बिहार में मतदाता सूची में पुनरीक्षण कार्यक्रम और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामे के कारण गतिरोध जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अचानक आई बाढ़ के बाद आज तीसरे दिन राहत और बचाव कार्य में तेजी।
मौसम विभाग का आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।